सॉइल फॉर्मेशन हमारा टॉपिक चल रहा है, ठीक है। प्रोसेस हमने डिस्कस कर लिया था, सॉइल फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या होता है। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, प्रोसेस पढ़ लिया था, लास्ट वीडियो देख लीजिएगा आप, अगर आपको प्रोसेस नहीं पता है तो। सॉइल कैसे बनती है उसके ऊपर 2 वीडियोस बनाई है, एक इंट्रोडक्शन की, एक प्रोसेस की। अभी हम क्या कर रहे हैं, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स के बारे में। पहला फैक्टर पेरेंट मटेरियल हमने डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टोपोग्राफी। ये भी एक सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर है, ठीक है। 5 फैक्टर्स है, सेकंड फैक्टर टोपोग्राफी है। चलिए, एनसीईआरटी क्या बोलती है, सबसे पहले तो आपको टोपोग्राफी बता देता हूं। टोपोग्राफी किसी जो लैंडफॉर्म एरिया है, एरिया ऑफ लैंडफॉर्म है, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है। इतना बस ध्यान रखिएगा। टोपोग्राफी के ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं रहती, बार बार प्रॉपर डेफिनेशन दे दूंगा आपको। कभी आंसर में आपको लिखना होगा तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब भी आप फिलहाल ध्यान रखिए कि एरिया ऑफ लैंडफॉर्म है, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, कोई भी एरिया है, कोई भी लैंडफॉर्म है, कोई भी जगह है, बस इतना तो याद रहेगा ना, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। मतलब एग्जांपल देके बताता हूं आपको, पानी है कि नहीं है वहां पे। पानी भी है तो कैसा है, पॉन्ड है, मतलब ठहरा हुआ पानी है, या नदी बहती है, ठीक है, या मार्शी लैंड है, समझ रहे। रिलीफ कैसी है, मतलब जमीन समतल, जमीन की ऊंचाई नीचाई कैसी है। मतलब रिलीफ के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। रिलीफ का मतलब क्या होता है, पहाड़ है कि नहीं है, खाइयां है कि नहीं है, या समतल भूमि है, प्लेन है ना। ये सब चीजें जो है वो टोपोग्राफ। सनलाइट, और अगर इक्वेटर पे है तो सनलाइट ज्यादा आती है, अगर पोल्स पे है तो सनलाइट, जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ बढ़ेंगे सनलाइट धीरे धीरे कम होती जाती है। ये बात तो आपको पता ही होगी, मैंने बता भी रखी कई बार, नहीं भी तो कॉमन सी बात है, पता होगी, ठीक है। तो टोपोग्राफी का हम रोल आज, कहने का मतलब फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एरिया, ठीक है। आज उनका क्या रोल होता है सॉइल फॉर्मेशन में, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहली लाइन एनसीईआरटी बोलती है, टोपोग्राफी लाइक पेरेंट मटेरियल्स इज अनदर पैसिव कंट्रोलिंग फैक्टर। पेरेंट मटेरियल भी कंट्रोलिंग फैक्टर है और टोपोग्राफी भी पैसिव कंट्रोलिंग फैक्टर है। ये दोनों पैसिव कंट्रोलिंग फैक्टर है। ये दोनों खुद कुछ नहीं करते, लेकिन इनकी वजह से एक्शंस होते हैं। पेरेंट मटेरियल कैसा है, अगर रॉक जो है वो सॉफ्ट होगा तो जल्दी वेदर होगा। अगर रॉक टाइट होगा, बहुत ही ज्यादा हार्ड होगा, तो उसको वेदर होने में टाइम लग जाएगा। अगर रॉक वाटर में जल्दी सोल्यूबल हो जाता है तो जल्दी वेदरिंग हो जाएगी। अगर रॉक पानी में कम जल्दी सोल्यूबल नहीं होता तो वेदरिंग में टाइम लगेगा, है ना। तो पेरेंट मटेरियल खुद कुछ नहीं कर रहा, एक्शन तो कोई और ले रहा है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर जो है वो हमारी सॉइल फॉर्मेशन में अफेक्ट कर रहा है। उसकी वजह से टाइम लग रहा है, ज्यादा नहीं लग रहा है, कभी कभी नहीं भी लगता है ना। तो वो खुद कुछ नहीं करता, वो एक पैसिव फैक्टर है, लेकिन वो डिटरमाइन करता है बाकियों का एक्शन कैसा होगा। ऐसे ही टोपोग्राफी भी है। सनलाइट कितनी पड़ रही है, अब सनलाइट, ठीक है ना, माउंटेन स्लोप कैसा है, ग्रेडियंट कैसा, ग्रेडियंट खुद थोड़ी ना करेगा, ग्रेडियंट जो स्लोप है खुद थोड़ा चल के जाएगा, पानी को उठा के लेके जाएगा, नहीं। लेकिन अगर स्लोप होगा तो पानी उस पर बहेगा, अगर नहीं होगा तो पानी नहीं बहेगा, ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। The influence of topography is felt through the amount of exposure of surface covered by parent materials to sunlight and amount of surface and subsurface drainage over and through the parent materials। देखिए यहाँ पे 2 बातें बोल रहा है। इसने टोपोग्राफी के बारे में तो बता दिया कि टोपोग्राफी जो है वो सोइल फॉर्मिंग फैक्टर है और सोइल फॉर्मिंग में इंपैक्ट अफेक्ट करती है। कैसे करती है ये बता रहा है यहाँ पे। तो इसने यहाँ पे बेसिकली 2 चीजें बताई है। मोटा मोटा मैं आपको बताता हूं कि किसी रीजन पे सनलाइट कितनी पड़ रही है और किस तरीके से पड़ रही है। एक सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर रॉक्स हैं, रोक है तभी तो मिट्टी आएगी, पहले रॉक्स आएंगे उसके बाद मिट्टी आएगी, वही रॉक वेदर होकर मिट्टी बनेंगे। उन रॉक्स पे सनलाइट का एक्सपोजर कैसा है। जब सनलाइट आएगी तभी तो टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा उसका। दिन में सनलाइट आएगी तो दिन में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, रात को सनलाइट ना रात हो जाएगी, सनलाइट नहीं होगी तो टेम्परेचर फिर दोबारा घटेगा रॉक का। तो डायरेक्शनल चेंज हो रहा है टेम्परेचर का, सनलाइट का, है ना। तो वो डिपेंड करेगा क्या, रॉक का वेदरिंग की स्पीड डिपेंड करेगा, वेदरिंग किस तरीके की होगी वो भी डिपेंड करेगा, वो भी डिफाइन करेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, इन्फ्लुएंस ऑफ टोपोग्राफी इज फेल्ट थ्रू अमाउंट ऑफ एक्सपोजर ऑफ ए सरफेस। एक जो सरफेस है उस पे कवर्ड बाय पेरेंट मटेरियल, कि एक सरफेस जो पेरेंट मटेरियल से कवर्ड है, मटेरियल टू द सनलाइट, उस पे सनलाइट का अमाउंट कितना पड़ रहा है। एक सरफेस जो कि पेरेंट मटेरियल से कवर्ड है, जैसे डेक्कन है हमारे, उनके ऊपर लावा रॉक्स हैं। लावा रॉक्स क्या है, लावा रॉक्स ने डेक्कन का सारा सरफेस कवर कर लिया। अब उन सरफेस पे सनलाइट कितनी पड़ रही है, सनलाइट ज्यादा पड़ेगी तो वेदरिंग ज्यादा होगी, सनलाइट कम होगी तो वेदरिंग कम होगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। एक
फैक्टर तो ये हो गया, एक तरीका बताया। दूसरा क्या बोल रहा है, एंड द अमाउंट ऑफ सरफेस एंड सब सरफेस ड्रेनेज ओवर एंड थ्रू द पेरेंट मटेरियल। क्या कर रहा है कि सरफेस और सब सरफेस ड्रेनेज कैसा है, कि मतलब जो सरफेस है उसके ऊपर पानी का बहाव कैसा है, या उसके आसपास, सब सरफेस मतलब आसपास उससे गुजरता हुआ पानी का बहाव कैसा है। और पानी का बहाव तो कैसा है, लेकिन वो पानी का बहाव सरफेस के ऊपर है या थ्रू है। मतलब क्या कह रहा है, मान लीजिए ये लैंडफॉर्म है, ये सरफेस है, यहाँ पे पानी का बहाव मान लीजिए है, पानी बह रहा है, यहाँ पे ग्रेडियंट भी है, स्लोप कर पाता है। अब वो जो पानी है वो ऊपर भी हो सकता है, ओवर और थ्रू मतलब अंदर भी हो सकता है ना। ऐसा भी तो हो सकता है ये जो मटेरियल है पोरस हो, सरफेस जो पोरस हो, पानी अंदर भर जाता हो, तो ओवर भी होगा, पानी ऊपर से किस तरीके से बहता है और अंदर किस तरीके से बहता है। पानी अगर पर्कोलेट हो जाएगा तो नीचे ज्यादा वेदरिंग करता है, क्योंकि रुक जाता है, उसको टाइम मिलता है फिर, और टाइम में बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी लास्ट में जो पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो होगा हमारा टाइम ही होगा, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर में टाइम भी बहुत बड़ा फैक्टर है। जितना ज्यादा टाइम मिलेगा जियोमॉर्फिक एजेंट्स को, वो उतना ज्यादा वेदर करेंगे। सॉइल जो मैच्योर होती है टाइम के साथ होती है। अगर टाइम कम हुआ है सॉइल फॉर्मेशन को तो यंग सॉइल होगी, अगर बहुत लंबा टाइम हो गया सॉइल फॉर्मेशन को तो वो मैच्योर सॉइल होगी। ठीक है, तो ये भी डिपेंड करता है कि ऊपर और नीचे, सरफेस के ऊपर और नीचे, नीचे का मतलब उसके थ्रू पानी का बहाव कैसा है, पानी का ड्रेनेज कैसा है। समझ आ गया। तो ये दो इससे चीजें बताई हैं जो टोपोग्राफी तो इंपैक्ट करती है, लेकिन टोपोग्राफी किस तरीके से इंपैक्ट करती है, यहाँ पे दो उन्होंने बातें बता दी एनसीईआरटी ने। तो आपको आंसर लिखने के लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिल गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सॉइल विल बी थिन। अभी एग्जांपल दे रहा है, जो हमने ऊपर पढ़ा उनका एग्जांपल दे रहा है। सॉइल विल बी थिन ऑन स्टीप स्लोप्स एंड थिक फ्लैट अपलैंड एरियाज। क्या कह रहा है कि जहां स्टीप स्लोप्स होते हैं, मतलब जहां पे खड़ा ढलान होगा, स्टीप स्लोप का मतलब खड़ा ढलान, और जेंटल स्लोप का मतलब ना के बराबर ढलान, बहुत कम ढलान। ठीक है, तो जहां पे स्टीप स्लोप्स होंगे वहां पे सॉइल जो होगा, सॉइल की जो डेप्थ होगी, सॉइल बहुत ही पतली होती है। क्यों? क्योंकि जब स्टीप स्लोप होगा तो पानी इसके ऊपर से तुरंत गुजरेगा, पानी स्पीड से गुजरेगा। जब पानी स्पीड से गुजरेगा तो अपने साथ मिट्टी इरोड करेगा, इरोजन ज्यादा होगा, है ना, स्पीड ज्यादा है पानी की, तो इरोजन भी ज्यादा करेगा, तो मिट्टी वहां पे डेवलप ही नहीं हो पाएगी वहां पे ज्यादा डेप्थ। ठीक है, जितनी डेवलप होगी, जितनी बनेगी उतनी पानी ले जाएगा हर साल, ऐसा होता है ना। तो बहुत कम धीरे धीरे डेवलप होती है, वहां पे मिट्टी थिन होती है। ऑन दी अदर हैंड जो अपलैंड्स होती हैं, ऊंची जगह जहां पे कि स्लोप नहीं होता, डेंटल स्लोप होता है, बहुत कम स्लोप होता है, वहां पे पानी भर भी गया तो इकट्ठा हो जाएगा। वेदरिंग तो हो रही है, डेफिनेटली होगी, लेकिन मिट्टी जो है उसकी डेप्थ जो है सॉइल की वो बढ़ जाएगी, क्योंकि इकट्ठी होकर सब यहीं आती रहेगा, कहीं यहां से कहीं जाएगा नहीं। समझ गए? वेदरिंग तो नीचे रोक के नीचे तक पहुंच जाएगी, पानी तो धीरे धीरे एक दिन रिस्क करके सबसे नीचे तक पहुंच ही जाएगा ना, पत्थरों के नीचे भी। तो वेदरिंग तो करता रहेगा और मिट्टी की डेप्थ बढ़ती रहेगी, लेकिन मिट्टी कहीं जाएगी नहीं, क्योंकि इरोजन नहीं हो रहा है, स्लोप नहीं है, तो इसलिए वहां पे जो पानी की, जो सॉइल की जो लेयर है वो थिक होती है। ये बात तो अंडरस्टूड सी है, बहुत कुछ ज्यादा है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, ओवर जेंटल स्लोप्स। अब जेंटल स्लोप की बारी आ गई, वेयर इरोजन इज स्लो। ये बात तो इसने बता दी थिक होता है, लेकिन कैसे, जहां पे जेंटल स्लोप होते हैं और इरोजन बहुत कम होता है, एंड पर्कोलेशन ऑफ वाटर इज गुड। क्या कह रहा है, जहां पे इरोजन बहुत स्लो होता है, पर्कोलेशन ऑफ वाटर होता है, मतलब मैंने भी एग्जांपल दिया, ये हमारी लैंड है, यहां पे पानी भर गया, भर गया। अब ये पानी, मिट्टी सोखेगी कि नहीं सोखेगी, है ना, सोखेगी ना, थोड़ा टाइम बाद नीचे चली जाएगी और नीचे चली जाएगी और नीचे जाएगी, रिश्ते रिश्ते नीचे जाएगा, पानी जाएगा ना, उसको बोलते हैं पर्कोलेशन ऑफ वाटर। पानी सरफेस से नीचे की तरफ रिसना, उसको पर्कोलेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। समझ गए? जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, जो नदियों के आसपास गुफाएं होती हैं, वहां पे बरसात में पानी भर जाता है, उनमें वो पर्कोलेट होकर के आता है, मिट्टी रिस रिस के उन जगह पे पानी भर जाता है। जैसे कि मैं दिल्ली में हूं, दिल्ली में बहुत ही फेमस मरगढ़ बाबा का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है। वहां पे जो हनुमान जी का मंदिर है वो जमीन से काफी नीचे है और यमुना तट पे है, यमुना से पास है। तो जब बारिश होती है तो वो जो मंदिर के अंदर जो नीचे एरिया, मतलब जहाँ पे मूर्ति है नीचे, तो मंदिर में पानी इतना उसमें भर जाता है कि हनुमान जी की मूर्ति के पैरों तक आ जाता है कई बार। ठीक है, समझिए, तो उसको पर्कोलेशन ऑफ वाटर बोलते हैं। ऐसे यहाँ पे भी होगा, पानी रिस रिस के नीचे पहुंच जाएगा। तो ये कह रहा है कि अगर स्लोप जेंटल है, मतलब पानी बह नहीं सकता, वही रुका रहेगा, और पर्कोलेशन भी हो रहा है, तो सोइल फॉर्मेशन इज वेरी फेवरेबल। तो ऐसी जगह पे सोइल फॉर्मेशन फेवरेबल होता है, सोइल फॉर्मेशन बहुत अच्छे से होता है। क्यों?
अगर हमने पढ़ा था ना, जब पानी अंदर भर जाएगा, पोरस होती है जगह, पानी अंदर भर जाता है तो वो मट्टी को वेदरिंग करने में इजी होता है, फ्रेगमेंट्स में तोड़ देती है ना, ऐसा होता है ना, फ्रेगमेंट्स में तोड़ देगी तो वेदरिंग इजीली होगा। पेड़, अब कोई भी क्या होगा, पेड़ों की जड़ें तो क्योंकि मिट्टी ढीली हो चुकी है, पानी ने उसको ढीला कर दिया, तो पेड़ की जड़ें भी आराम से पर्कुलेट करेंगी और जानवर भी जा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब पानी भरा है तो सूखेगा भी, है ना, फिर दोबारा भरेगा, फिर दोबारा सूखेगा, फिर भरेगा, फिर सूखेगा, तो ड्राई एंड वेट स्पेल हो रहा है तो रोग तो अपने आप टूट जाएगा। ये तो हमने पढ़ा ही था स्टार्टिंग में कि रोग जब ड्राई एंड वेट स्पेल होता है, फिजिकल में पढ़ा था ना, तो क्या होता है, पानी रोग जो अपने आप टूट जाता है थोड़ा टाइम बाद। ये सब तो होता रहता है। चलिए, ये भी हो गया हमारा, फेवरेबल हो गया। अब नेक्स्ट लास्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं, सॉइल्स ओवर फ्लैट एरियाज। अब जो फ्लैट एरियाज होते हैं वहां पे मे डेवलप ए थिक लेयर ऑफ क्ले विद गुड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर गिविंग सॉइल डार्क कलर। जहां पे जेंटल स्लोप होता है तो वहां पे क्या होती है, एक थिक लेयर बन जाती है मिट्टी की, क्ले मिट्टी मतलब चिकनी मिट्टी, जिसकी की वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और विद गुड एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, और वहां पे ऑर्गेनिक मैटर भी ज्यादा हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पेड़ ज्यादा होंगे, पानी है तो वेजिटेशन ज्यादा होगा, वेजिटेशन होगा तो एनिमल्स भी होंगे, एनिमल्स और वेजिटेशन होगा तो बेचारे मरेंगे भी, कभी मरेंगे तो डिकम्पोज भी होंगे, डिकम्पोज होंगे तो फिर वो डीके होंगे, मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे, तो ह्यूमस, फिर ह्यूमस एक्यूमुलेशन हो जाएगा। ह्यूमस एक्यूमुलेशन के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ ही चुके हैं क्या होता है अच्छे से, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जब ह्यूमस एक्यूमुलेशन होगा मतलब ऑर्गेनिक मैटर उसमें जुड़ेगा और सोइल जो है वो उसका कलर डार्क हो जाएगा। इस बात से हमें क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जितना ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा सॉइल में उतना ज्यादा सॉइल डार्क कलर की होगी, और जितना कम ऑर्गेनिक मैटर होगा उतनी उसका कलर जो लाइट होगा। ध्यान रखिएगा ये बात, ठीक है। तो ये हमारा ये चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ पे ये टॉपिक खत्म हो गया, सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर्स टोपोग्राफी। टोपोग्राफी हमने कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा होगा वो पढ़ेंगे, नेक्स्ट फैक्टर हमारा क्या है। नेक्स्ट फैक्टर हमारा इसमें जो दिया हुआ है वो है क्लाइमेट, इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लाइमेट भी, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्लाइमेट, ठीक है। अभी हमारा हो गया टोपोग्राफी हो गया। कुछ समझ नहीं आया तो मैसेज कीजिएगा, मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं वो टॉपिक दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। बाकी लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।